नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले खबर यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर कृषि और उद्यान मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ी कार्रवाई की है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में उद्यान विभाग के निदेशक आईए खान को निलंबित कर दिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा सदन में उठाया था, तब हरक सिंह रावत ने सदन में किसी तरह की अनियमितता से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी ने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने को जायज ठहराया है। इसका जो वित्तीय अनियमितता होने का आज चार्ज लगा है, ये हमने विधानसभा में उठाया। माननीय मंत्री जी ने उस समय सदन को गुमराह किया और कहा कि बिल्कुल इसमें घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो सबसे पहले तो मंत्री जी को बर्खास्त होना चाहिए, उनको रिजाइन देना चाहिए। उन्होंने पूरे प्रदेश के सामने झूठ बोला और गलत बयानी करी सदन के अंदर, और आज हमारी बात पुष्टि हो रही है। हमारी बात की पुष्टि हो गई कि वास्तव में इसमें घोटाला था, चाहे किसी भी स्टेज पर था। उस समय विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश को गुमराह किया, सदन को गुमराह किया कि कहीं से कहीं तक इसमें घोटाला नहीं था। देखिए, कांग्रेस सरकार की और कांग्रेस की हर हमेशा पॉलिसी रही है कि कितना ही बड़ा अधिकारी भी क्यों न हो, अगर वो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपने जो संज्ञान में लाए हैं, जो अदरक के बीज के वितरण में जो घोटाला हुआ है या खरीद में जो घोटाला हुआ है, जो सरकार की मंशा है, अगर कोई भी अधिकारी सरकार के मंशा के अनुसार काम करने में कोई भी कोताही बरतेगा और भ्रष्टाचार करेगा तो संगठन ने पहले ही सरकार से मांग की है और फिर हम अपनी मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो जनहित की योजना है, अगर उसमें कोई भी अधिकारी लापरवाही करते हुए मिलेगा तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और जो एक खान साहब हैं, ये तो विवादों से इनका बहुत पुराना नाता है। इस राज्य का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो मंत्रियों से भी नहीं डरते और मजबूर होकर मंत्री को आज उन्हें निलंबित करना पड़ा है। ये डायरेक्टर पद, निदेशक पद जो है, ये बड़ा विवादित रहा है। राज्य बनने के बाद से लेकर आज तक कृषि उद्यान विभाग के अंदर जो भी इस पद पे बैठा है उसने भ्रष्टाचार की हदों को पार किया है। आज मजबूर होकर जो सरकार के कैबिनेट मंत्री ने एक खान के ऊपर निलंबन का जो काम किया है, इससे शायद कोई संदेश जाए, मगर उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। उत्तराखंड की जनता त्रस्त है, यहाँ के जो अधिकारी मस्त हैं। ये संदेश जो है उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं देहरादून में कांग्रेस नेता रीता जोशी ने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त सरकार ने लोक लुभावने वायदे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में सरकार नाकाम साबित हुई। रीता जोशी के मुताबिक यूपीए के वक्त सभी वर्ग और समुदाय के हित के लिए नीतियां बनाई गई थी, लेकिन एनडीए सरकार में उसकी अनदेखी हो रही है। रीता बहुगुणा जोशी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। हजारों किसानों ने पूरे देश में आत्महत्या की है। इसके बावजूद हमारा जो अभी जो बजट आया है उसमें कृषि के क्षेत्र में जो कटौतियां की गई, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कटौती की गई, सिंचाई में कटौती की गई, यह मैं समझती हूं इस सरकार के ग्रामीण विकास के प्रति उपेक्षा का परिचायक है, उसका ये बोध दिलाता है। तो कांग्रेस बुरी तरीके से तैयारी के साथ आक्रामक हो गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बनारस में कांग्रेस ने डेरा डाला हुआ और उत्तराखंड में भी तैयारियां पूरी हैं 26 मई से पहले आम आदमी को ये बताने की कि उनकी नजर में, कांग्रेस की नजर में मोदी सरकार की उपलब्धियां कम, दिक्कतें ज्यादा क्या हुई 1 साल में। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खटीमा से बीजेपी के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने तराई की अनदेखी का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री ने तराई में विकास कार्य को लेकर उन्हें भरोसा दिया था, लेकिन सीएम ने समीक्षा बैठक नहीं की। यहां तराई में विकास कार्य के लिए धन तक आवंटित नहीं किया गया। इससे तराई में सड़क, नहर खस्ताहाल हैं। विकास कार्य भी सरकारी धन की बाट जो रहे हैं।
तराई क्षेत्र की घोर उपेक्षा हो रही है। अभी 2013 के बाद अभी तक एक भी रुपया आपदा के मद में नहीं आया है, जबकि वहां पर तमाम सड़कें खराब हैं, तमाम जो है नहरों की स्थिति खराब है, तमाम सरकारी भवन खराब हैं, स्कूलों की छतें टपक रही हैं, उन पर तमाम नालियां बननी थी जहां पर जल भराव होता है, लेकिन पैसा न होने के कारण से मैं समझता हूं कि अभी दूसरी बरसात आने वाली है, उसका क्या हल होगा हम सब भगवान भरोसे हैं। वहीं बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी ने अजय भट्ट के काफिले पर टक्कर मारने वाले ट्रक और ट्रक ड्राइवर का कोई भी सुराग नहीं मिलने पर चिंता जताई है। उनके मुताबिक सरकार का रुख अपराधियों को पकड़ने में उदासीन है। आपको बता दें कि 14 तारीख की रात को नैनीताल से हरिद्वार लौटते वक्त राज्य के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के काफिले पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इससे सुरक्षा गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं एक पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हो गया था। माननीय अजय भट्ट जी पर जो एक तरह से मैं कहूंगा कि उनका जो हमला हुआ एक तरह से, या जो उनके साथ दुर्घटना हुई, उसमें उनका ड्राइवर, उस गाड़ी का पायलट जो है पूरी तरह से घायल है, अपने जो है जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है। उसके परिवार की स्थिति बहुत संकटजनक है, बहुत कष्टजनक है, एक सामान्य परिवार है। और इन 5 दिन लगभग बीत चुके हैं और 5 दिनों में टक्कर मारने वाले न ड्राइवर का पता लगा है, न उसका जो है कोई उस गाड़ी में कौन लोग थे, किनके द्वारा संचालित हो रही है, ये भी पता नहीं लगा है। तो मैं कहूंगा कि सरकार की पूरी तरह से लापरवाही है और दूसरी तरफ सरकार का जो है कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण है, क्योंकि इस सरकार में लगातार इस प्रकार से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से लोगों पर हमले हो रहे हैं, सरकार उनको लेकर उदासीन है। वहीं कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के सह प्रभारी संजय कपूर का कहना है कि राजनीति में सभी की अपेक्षाएं होती हैं और हर किसी की इच्छा विधायक सांसद बनने की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में टिकट मांगने वाले दावेदार ज्यादा हैं। ये बातें अच्छी हैं। जो आदमी राजनीति में आता है उसकी बहुत अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। हम भी राजनीति करने आए तो जो आदमी अपेक्षा करता है तो ख्वाहिश तो हो सकती है किसी की भी, मगर उसे किसको पार्टी जिम्मेदारी देती है या नहीं देती है। अगर जिसे देती है तो बात को आके सब पार्टी के लोग सब लोग लड़ाते हैं। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं। ये कांग्रेस के में अच्छे सिम्टम्स हैं। और जिस तरीके से आज से और 1 साल में फर्क हुआ है, 1 साल पहले जो लोगों में कुछ धारणा बदली थी लोकसभा के चुनाव के बाद, मैं समझता हूँ उस पर आज में जमीन आसमान का फर्क है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने योग गुरु रामदेव की पुत्र जीवक दवा पर विवाद को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रूण हत्या को लेकर जागरूक किया जाना चाहिए, जो कि दिखाई नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि पुत्र जीवक दवा बांझपन को दूर करने की ही बूटी है, न कि पुत्र को पैदा करने वाली। हरिद्वार में अवैध खनन को लेकर संत आपस में भिड़ गए। दरअसल पिछले दिनों हरिद्वार जिला प्रशासन ने सप्तऋषि में बने गंगा घाट पर गंगा जल न आने के चलते वहां से मलबा हटाने की अनुमति दी थी, लेकिन इस अनुमति की आड़ में वहां हो रहे अवैध खनन के विरोध में कुछ संत स्थानीय लोगों के साथ वहां पहुंचे और वहां पर कार्य कर रहे लोगों को वहां से जाने को कहा। तभी वहां कुछ और संत आ गए। उन्होंने कहा कि खनन का समर्थन उन्होंने किया है, जिससे वहां हंगामे की स्थिति बन गई है। खनन का विरोध करने वाले संतों का कहना है कि 52 के नोटिफिकेशन के मुताबिक वहां खनन प्रतिबंधित है, जबकि खनन का समर्थन करे संतों का कहना है कि खनन माफियाओं के इशारे पर ये विरोध किया जा रहा है। स्थिति ये है, जो विरोध करते हैं वो यूपी के माफियाओं के गुलाम हैं। उनके पास में कई करोड़ रुपया उनको देते हैं यूपी के माफिया कि तुम जो है उत्तराखंड का खनन बंद करोगे तो वहां से लोग हमारे यहाँ खरीदने के लिए आएंगे और हम उसको डबल रेट पे बेचेंगे। तो वो अपने कमीशन के चक्कर में वो यहाँ आकर के 2-4 नकली महात्माओं को खड़ा करके और कभी अनशन पर बैठा देते हैं, कभी जो को धरना करा देते हैं, कभी कुछ करा देते हैं। साधु महात्मा बोलते नहीं, लेकिन अब साधुओं के कानों में आवाज गई है। ये आवाज ढीली नहीं पड़ेगी और उन खनन माफियाओं को यहाँ मार मार करके भगाया जाएगा। वो लोगों को जो यूपी के खनन माफियाओं के गुलाम हैं, गंगा यहाँ पर आनी चाहिए। जो सफाई का ये जो मलबा या पत्थर या जो सब तो पूरे धाम के अंदर, ये जो सप्त सरोवर के जो धाम के अंदर इसको ये जो सेंट्रलाइजेशन किया जाता है और इस पानी की धारा को यदि इधर प्रवाहित करते हैं, मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर ये लोग तो इस मटेरियल को ले जाके बाहर आउटसाइडर में हमारे तटबंध के बाहर खाली कर रहे हैं, जो वहाँ से लोग ट्रकों में भर भर के लेके चले रहे हैं। 5 दिन से ये चल रहा है।
अल्मोड़ा शहर और उसके आसपास के इलाकों में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आलम यह कि कई जगहों पर लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, लिहाजा लोग पीने के पानी के लिए प्राकृतिक स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कई किलोमीटर तक दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ के जो हालात है उस पर एक रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा देवदार के जंगलों के बीच बसा वो शहर जिसके चारों तरफ दर्जनों जल स्रोत हैं। वहां से कई नदियां भी निकलती हैं। बावजूद इसके अल्मोड़ा में लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जल संस्थान की ओर पानी की सप्लाई बेहद कम हो रही है और जो पानी मिल भी रहा है वो पीने लायक तो दूर, घरेलू इस्तेमाल के लायक भी नहीं है। लोगों का कहना है कि गंदे पानी से उन्हें इलाके में बीमारी फैलने का डर सता रहा है। करीब 7-8 दिन हो गए, पानी बिल्कुल कम ही आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। आ भी रहा तो इतना पीला आ रहा है कि जो कि पीने का लायक भी नहीं है। कपड़े धोते तो कपड़े भी पीले हो जा रहे हैं उसमें। खाली बेमतलब का पानी आ रहा है, वो पानी से तो बीमार पड़ने की नौबत आ रही है। पीलिया वगैरह, डायरिया वगैरह हो सकता है वो पानी से। पीने का तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा वो पानी। उधर पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने के चलते लोग अपनी जरूरतों के लिए जल स्रोतों का रुख कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिससे उनके दूसरे काम प्रभावित हो रहे हैं। खासकर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। यहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ पानी भरने के लिए कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। आजकल यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, हमारी पढ़ाई को बहुत हर्जा हो रहा है और यहाँ पे बहुत गंदा पानी जैसा आ रहा है और अगर हम फिल्टर में साफ भी कर रहे हैं तभी भी साफ नहीं हो पा रहा है। पानी नहीं आ रहा है, पानी की कमी के यहाँ हम यहाँ दिन के 11 चक्कर तो हम यहीं मार रहे हैं। हमारी शुल्क की पढ़ाई का खर्चा हो रहा है। हम यहाँ 11 हफ्तों से यहीं पर लगातार हम यहाँ रोज आ रहे हैं। अधिकारियों की माने तो अल्मोड़ा शहर को 13.5 mld पानी की जरूरत है, लेकिन महज 5 mld पानी की ही सप्लाई हो पा रही है और पाइप में सिल्ट जमा होने की वजह से पानी में कचरा जमा हो गया है, जिससे पानी गंदा आ रहा है। हालांकि जल संस्थान ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया है। वर्तमान में हमें 13.5 mld की रिक्वायरमेंट है अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के पेरियात्मन ग्रामों में, और हमारे पास 5.5 mld हम प्रोडक्शन दे रहे हैं। और जो गंदे पानी के संदर्भ में बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ मिट्टी बह के आ रही है। चिकनी मिट्टी पानी में आने की वजह से पंपिंग और फिल्ट्रेशन यूनिट बंद करने पड़ रहे हैं और उनकी बैकवाशिंग करके फिर से चलाया जा रहा है। अगले आने वाले 2-3 दिन में ये सभी समस्याएं नॉर्मल हो जाएंगी, ये समस्याओं से निजात पा ली जाएगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से दर्जनों नदियां निकलती हैं। वहीं यहाँ तालाब, पोखर और जल स्रोतों की भी कमी नहीं है, लेकिन पेयजल प्रबंधन सही नहीं होने की वजह से पहाड़ों पर हमेशा लोगों को दिक्कतें पेश आती रहती हैं, जो गर्मियों में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती हैं। उम्मीद बस यही है कि अधिकारी पेयजल प्रबंधन की दिशा में उचित कदम उठाएंगे। अल्मोड़ा से देवेंद्र सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर्स के प्रवेश परीक्षा में केवल डिप्लोमा होल्डर्स को वरीयता देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया और मामले की अंतिम सुनवाई 27 मई को होगी। इसी दिन साफ हो पाएगा कि बीटेक धारकों को जूनियर इंजीनियर्स की प्रवेश परीक्षा में भाग लेना होगा या नहीं होगा। दरअसल 7 अप्रैल को जारी विज्ञापन में केवल डिप्लोमा होल्डर्स को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की वरीयता दी गई थी, जिसके बाद बीटेक होल्डर्स ने जन याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने बीटेक धारकों को परीक्षा में बैठने के लिए प्रोविजनल परमिशन दी। इस फैसले के विरोध में जूनियर इंजीनियर्स ने विशेष अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब इस मामले की सुनवाई आगे 27 तारीख को होगी। इस मामले की सुनवाई 27 मई को तय है। उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होना था, उसमें डिप्लोमा होल्डर को ही मात्र एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अनुमति दी गई थी। तो बीटेक डिग्री होल्डर्स कुछ लोग उच्च न्यायालय में आए, उन्होंने रिट दायर करी और रिट के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनको प्रोविजनल परमिशन दे दी कि ये पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अगेंस्ट में डिप्लोमा होल्डर द्वारा एक स्पेशल अपील दायर की गई, जो स्पेशल अपील उनकी खारिज हो गई। उसी परिप्रेक्ष्य में आज कोर्ट द्वारा उनकी याचिकाओं की सुनवाई 27 तारीख के लिए निहित कर दी गई है।
उत्तरकाशी के हेलीपैड इलाके में एक नाबालिग की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक 14 साल का अंकित अपने भाई भाभी के साथ रहता था, जिसने बुधवार सुबह बाथरूम में फंदे से लटक कर जान दे दी। मृतक की भाभी के मुताबिक मंगलवार के दिन उसका एक पड़ोसी लड़के से झगड़ा हुआ, जिसके बाद पड़ोसी लड़के के पिता ने घर पर आकर उसे धमकाया। इससे अंकित काफी डर गया। पड़ोसी कह रहे हैं कि उन्होंने अंकित को डराया नहीं बल्कि समझाया। आपको बता दें कि अंकित बरसाली गांव का रहने वाला और हादसे के वक्त उसका भाई पुरौला गया था। चंपावत के टनकपुर से पिथौरागढ़ के जौलजीवी तक बनाई जा रही सड़क पर कार्य रोक दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सड़क निर्माण का कार्य रोका गया है। दरअसल 733 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही सड़क काली नदी के समांतर बनाई जानी है, जो कि सामरिक दृष्टिकोण के लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन काली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध की संशोधित डीपीआर तैयार की जानी है, जिसमें बांध की ऊंचाई और अन्य पहलुओं को तय किया जाएगा और उसके बाद ही सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। लिहाजा सड़क निर्माण के कार्य को रोक दिया गया। केदारनाथ में ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। यहां 13 प्राइवेट भवनों को तोड़ने का कार्य पूरा होकर लिया गया है, जबकि 25 प्राइवेट भवन को तोड़ने पर सहमति बनी है। वहीं भवन के ध्वस्तीकरण के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन देवदर्शनी से किए जा सकेंगे। यहां के केदारनाथ धाम के विहंगम दृश्य यहां से दिखाई पड़ेंगे। देखिए तस्वीर आप। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि केदारनाथ धाम में मंदिर के 500 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। आपको बता दें कि 2013 में आई आपदा के वक्त केदारनाथ धाम में 416 भवन थे, जिसमें से 344 प्राइवेट भवन थे जो क्षतिग्रस्त हो गए थे।